हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, NCERT की समरी। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि जो 9th क्लास की NCERT की अर्थशास्त्र की बुक है उसमें किस प्रकार से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होंगे, क्योंकि NCERT ही एक रामबाण है। चाहे वो UPSC हो या फिर कोई स्टेट PSC हो या फिर आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स में जैसे आपके शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही आपकी 9th क्लास की NCERT या फिर किसी भी क्लास की NCERT हो उसी ऑक्सीजन का काम करती है। यह बेसिक है, आपको यह बेसिक तो समझना ही होगा। तो हमारी जो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की NCERT है उसे अब हम शुरू करने जा रहे हैं। और जो बुक्स है 9th क्लास की NCERT की, उसमें 4 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला अध्याय है पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज। इस अध्याय में एक गांव के माध्यम से आपको पूरी हमारी अर्थव्यवस्था का एक नमूना पेश किया गया है कि हमारे अर्थव्यवस्था में कौन कौन से कार्य होते हैं, वे किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को इफेक्टिव करते हैं, प्रभावित करते हैं। और एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया गया है जिसके माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था को आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अगला अध्याय है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग, क्योंकि देखिए किसी भी संसाधन को, चाहे बेशक किसी भी देश में हीरे जवाहरात क्यों ना हो, जैसे कि अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका भी संसाधनों की दृष्टि से काफी प्रचुर है, वहां पर काफी संसाधन पाए जाते हैं, परंतु जब तक आपको जो मानव श्रम है, मानव संसाधन है, वो जब तक स्किल्ड नहीं होगा, आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो परिष्कृत नहीं हो पाएगी, तब तक आप अपनी अर्थव्यवस्था को सही दिशा दे ही नहीं सकते। और इस अध्याय में वही दर्शाया गया है कि किस प्रकार के आपके जो लोग हैं, जो मानव पूंजी है, वो अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से आगे बढ़ती है और कार्य करती है। फिर अगले अध्याय में बात की गई है निर्धनता की, यानी गरीबी। निर्धनता एक चुनौती, क्योंकि हमारे देश में हम एक विकासशील देश हैं। 200 वर्षों तक हमने ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहकर औपनिवेशिक काल की मार झेली है। तो निर्धनता और गरीबी होना तो एक लाजमी बात है। जब भाई हम किसी के गुलाम थे 200 सालों तक, तो उन्होंने हमारे देश को खूब लूटा, खूब खाया। जैसा कि आपको पता ही है कि कभी हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस चुनौती से, इस गरीबी से कैसे निकला जाए, सरकार इसके लिए क्या क्या कार्य कर रही है और कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी भी हमको उस निर्धनता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं, तो उन सभी चीजों से चर्चा होगी आपसे इस तीसरे अध्याय निर्धनता एक चुनौती में। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। क्योंकि देखो दोस्तों, जब भी किसी अर्थव्यवस्था की, क्या एक मानव जीवन की जब बात आती है, तो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहला रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान।
और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है रोटी, यानी खाद्य सुरक्षा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जो हमारे देश का जो हंगर इंडेक्स है यानी भूखमरी है, वो इतना ज़्यादा क्यों है। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते हमारे देश में इतनी भूखमरी पाई जाती है, और जो खाद्य सुरक्षा है वो भी कम है। और सरकार ने ऐसे कौन कौन से प्रयोग किए हैं जिसके कारणवश हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा न सोए, सभी को खाद्यान्न की पूर्ति की जाए। तो उन सभी टॉपिकों की बात हम आपसे अध्यायवार करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की सारी सीरीज का मैं आपको बेस्ट पिक डिस्क्रिप्शन के साथ समझाऊंगा। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम एक विलेज यानी एक गांव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पालमपुर। और हम लोग ये देखेंगे भी कि गांव के लोग किस तरह से काम करते हैं या फिर जीवन यापन करते हैं, यानी हाउ दे लिव एंड वर्क इन द विलेज हुज नेम इज पालमपुर। इस चैप्टर का मेन मोटिव ही ये है कि इस चैप्टर के माध्यम से आपको कुछ मूलभूत चरण यानी बेसिक स्टेप्स समझाना जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन से रिलेटेड है, संबंधित है। और ये सब हम लोग एक गांव की कहानी पढ़कर समझेंगे जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसका नाम पालमपुर है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पनात्मक, मतलब कि जो विलेज पालमपुर है वो वास्तव में ऐसा कोई गांव नहीं है, सिर्फ समझने के लिए दर्शाया गया है। नहीं तो आप जाकर के कहीं ढूंढने लगे कि पालमपुर कहाँ है, चलो उसके बारे में हम जानते हैं, वहाँ चल के वास्तविकता देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ एक काल्पनिक गांव है, ऐसा समझाने के लिए ये दर्शाया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो पालमपुर गांव की मुख्य गतिविधि है खेती करना, और इसके अलावा अन्य गतिविधि भी है गांव में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट और भी अन्य काम होते हैं। लेकिन ये सब जितने भी काम होते हैं वो सीमित कुशलता पर ही होते हैं, और यहाँ की ज़्यादा लोग खेती पर ही निर्भर हैं। और ये सब प्रोडक्शन पूर्ण करने के लिए यानी उत्पादन पूर्ण करने के लिए, प्रोडक्शन जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डेयरी, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ संसाधन की जरूरत होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन। अगर खेती कर रहे हो तो फिर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी आदि का कार्य करना हो तो मानवकृत सामग्री की जरूरत होगी, जैसे ट्रक हुआ जो कि आपके मानव द्वारा निर्मित सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, या फिर मानव श्रम की अगर खेतों में काम हो रहा है, या फिर मुद्रा, मनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जैसे जैसे मैं आपको कहानी समझाऊंगा वैसे वैसे आप विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में जानेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। संसाधन किसे कहते हैं यह मैं आगे की वीडियो में बता चुका हूं। आइए परिचय जानते हैं पालमपुर गांव का। पालमपुर गांव आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी रायगंज और पालमपुर गांव की जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि पालमपुर गांव से रायगंज की दूरी जो है वो 3 किलोमीटर है और फिर वहां से शाहपुर से यही सड़क जोड़ रही है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। इस गांव में बात की जाए तो विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। जो पालमपुर गांव है, इस गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने परिवार? 450 फैमिली, विभिन्न जातियों के। गांव में अधिकांश भूमि जो है, जो उच्च जाति के लोग हैं, 80 परिवार हैं। ऐसे परिवार जिनके पास अधिक भूमि है और उच्च कुल के, उच्च जाति के वो लोग हैं, उनके मकान, जो उच्च जाति के लोग हैं उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। और जो अनुसूचित जाति यानी दलित हैं, उनकी संख्या गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 है और वो गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। इनके घर मिट्टी और फूस, घास फूस से बने हुए हैं, जबकि अधिकांश घरों में बिजली भी है और खेतों में नलकूप जो लगा हुआ है वो बिजली से ही चलता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खेती के कार्यों के लिए किया जाता है। इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल भी है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक डिस्पेंसरी भी है, यानी निजी औषधालय भी है, जहां पर रोगियों का, बीमारियों का इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इन सभी विवरणों से, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, यह स्पष्ट होता है कि पालमपुर गांव में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, सिंचाई यानी इरिगेशन
विद्यालयों, स्कूल्स और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित एक तंत्र है, ढांचा है, स्ट्रक्चर है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकट गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए तो पता चल जाएगा कि क्या ये सब हमारे गांव में भी मौजूद हैं जो पालमपुर गांव में थी। जबकि पालमपुर गांव जो है एक काल्पनिक गांव था। ये अब आइए आगे बढ़ते हैं, उत्पादन का संगठन की बात करते हैं। तो अगर हम उत्पादन के संगठन की बात करें तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स यानी 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहली आवश्यकता है भूमि की, दूसरी आवश्यकता है वाटर यानी जल, तीसरी आवश्यकता है फॉरेस्ट यानी वन, और चौथी आवश्यकता है खनिज यानी मिनरल्स। तो दूसरी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो है श्रम यानी लेबर, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, कर्मियों की ज़रूरत होती है। और दूसरी क्रियाओं के लिए, जैसे खेती में काम करना है तो शारीरिक श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग बनवाना है तो उसमें कुछ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ नॉन स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। और तीसरी जो आवश्यकता है वो है भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, जो भी टूल्स लगते हैं, औजार लगते हैं, वो भौतिक पूंजी में आते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय के शेष अंश हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो अभी मैंने बताया, यदि किसी भी एस्पिरेंट्स को, किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।